नमस्कार दोस्तों। तो नंबर और रफ्तार स्टडी में आप एक बार फिर से। और जैसा कि बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप कोई प्रैक्टिस सेट नहीं बना रहे हैं, तो दोस्तों अब हम प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं। पेपर जैसा कि बहुत नज़दीक है, तो हम देखते हैं कि हम ऐसा एक प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं कि जिसमें आप इसको देख कर ही जो है कुछ क्वेश्चनों को समझ सकते हैं और क्वेश्चन कर भी सकते हैं बिना पढ़े भी। अगर पढ़े नहीं हैं आप तब भी जो है आप पास कर सकते हैं एग्ज़ाम को और अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। केवल आप एक मॉडल समझ लीजिए और फिर देखते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हम आज सामान्य हिंदी की बात करेंगे जो कि एक लैंग्वेज। तो देखिए दोस्तों, अब हम अभ्यास करने चल रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तुम आ जाते एक बार कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग। तो इन पंक्ति में कौन सा रस सृजित होता है, हमें ये याद करना है कि इन पंक्तियों में जो है वो कौन सा रस सृजित होता है। तो इसका आंसर है श्रृंगार रस। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें श्रृंगार रस की निष्पत्ति हो रही है और इसमें जो अस्थाई भाव मिल रहा है वो रति, मतलब श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति भी होता है। और श्रृंगार रस की इसमें देखिए मिल भी रहे हैं श्रृंगार रस कि तुम आ जाते एक बार कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते वन पराग। मतलब कि जो है कह रहा है कि तुम एक बार आ जाते, तो मतलब इस समय मतलब प्रेम एक तरीके से समझिए तो श्रृंगार रस की ही इसमें जो है मिल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम बात करें हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि माता ऐसा बेटा जनिए कैसूरा के भक्त कहाय। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है। माता ऐसा बेटा जनिए कैसूरा के भक्त कहाय, मतलब इसमें वीरता की बात हो रही है। मतलब इस वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वो उत्साह होता है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है और इसमें जो है देखिए वीरता की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें जो है वो वीर रस की मिल रहा है, तो वीर रस हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है। तो रस की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों इसमें करुण रस मिल रहा है। करुण रस, करुण रस बात करें, करुण रस का जो अस्थाई भाव है वो शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है और इसमें जो है शोक भी मिल रहा है। दुख ही जीवन की कथा रही, मतलब वो अपना शोक व्यक्त कर रही है। इसमें करुण रस है दोस्तों, आंसर इसका ए हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। उत्साह से हमें वीरता प्राप्त होती है, जैसा कहते हैं ना। तो उत्साह जो है जब उत्साह से अगर आप उत्साहित हो रहे हैं तो आपके अंदर जो है वो शक्तियाँ आ रही हैं, आप जो है वीर बन रहे हैं। तो ये जो है वीर उत्साह, वीर रस। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी, अव्ययी भाव। दोस्तों अव्ययी भाव की परिभाषा जैसी है, जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा सामासिक पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अव्ययी समास का अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें तो होता है जैसे अनुकूल हो गया, अनुरूप हो गया, अभ्यागत हो गया, आजन्म हो गया, अमरण हो गया, आपाद मस्तक हो गया। इस प्रकार से मिलते हैं आपको। तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार इस प्रकार से हो सकता है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो दिया गया है त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुज शब्द में जो है वो द्विगु समास है। द्विगु समास की परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों कैसे होगा। तो जिस कर्मधारय समास का पहला पद संख्या बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समाहार द्विगु तथा एक होता है उपपद प्रधान द्विगु। लेकिन इतना कठिन नहीं दिया जाएगा, केवल आप इतना याद रखिए कि जिस कर्मधारय समास का पहला पद संख्या बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। मतलब पहला शब्द उसका जो है वो संख्या में हो, जैसे त्रि मतलब तीन, भुज मतलब तीन भुजाओं वाला, तो इसलिए यह जो है वो द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास हो जाएगा, तीन भुजाओं वाला मतलब ये हो गया दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो दे रहा है, दूध रोटी में कौन सा समास है। दूध रोटी में कौन सा समास है। तो होता क्या है, दूध और रोटी, दूध और रोटी।
तो और का भाव मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है वो द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो देखिए कुछ शब्दों के पर्यायवाची आपके सामने स्क्रीन पर है, तो आप उसको देख लीजिए। उसके बाद इसका भी जो है हम चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे अंग का दिया हुआ है तो अंश, अवयव, भाग, खंड, हिस्सा, टुकड़ा। अग्नि का क्या दिया हुआ है? अनल, आग, पावक, वह, शिखी, शुचि, हरि, वैश्वानर, हुताशन। तो इस प्रकार से है। अमृत का देखिए पीयूष, सुधा, अमीय, अमित, जीवन, जीवनोदय, सोम। अश्व का घोड़ा, बाज, है, तुरंग। इस प्रकार से सभी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला हमारा है, निम्न में से कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें सुमन जो है वो है, प्रसून भी है, सारंग भी है, और पवमान जो है ये नहीं है, पवमान नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो वृक्ष की पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से प्रवात जो है वो नहीं है, प्रवात। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रवात। ठीक उसी प्रकार से हमें अब विद्युत का करना है कि विद्युत का पर्यायवाची क्या है। तो देख रहे हैं कि सौदामिनी जो है ये सौदामिनी होगा, क्योंकि गगन आकाश का हो गया, होगा नहीं। तो उसके बाद सौदामिनी पे आते हैं, तो ये हमारा जो है वो विद्युत का हो जाएगा पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है वायु। तो वायु का पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो ये अनिल होता है, वायु का अनिल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्ण का पर्यायवाची। तो कृष्ण का पर्यायवाची हमें ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि उनको गिरधर के नाम से बुलाया जाता है, गिरधर, गिरधर। तो ये हो जाएगा सी, गिरधर। क्योंकि बादल का पर्यायवाची, कृष्ण जो है वो बादल पर होंगे नहीं, विष्णु जो है वो होंगे नहीं, गिरिराज मतलब होता है पर्वतों के राजा, ये भी होंगे नहीं। तो गिरधर मतलब पर्वत को धारण करने वाले, जो पर्वत को उठाए थे तब उनका नाम तभी से पड़ा है गिरधर। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, इन्हें भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि सनाद जो है शब्द, उन्नति जो है नावरण है, दीर्घायु जो है शुभ है, उन्नत जो है कर्म है। तो इसी तरीके से दिया हुआ है। चलिए इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है विलोम शब्द। अवनी का अगर हमें ज्ञात करना है तो अवनी का जो है वो अंबर होता है। अंतर्द्वंद का जो है इसका जो है वो वैरद्वंद होता है। इस प्रकार से दोस्तों फिर देखते हैं प्रवृत्ति का। तो प्रवृत्ति का देखिए, तो प्रवृत्ति का जो है वो निवृत्ति होता है, इसका भी हो जाएगा। राजतंत्र का देखें तो राजतंत्र का गणतंत्र होता है। भाई कोई राजतंत्र, किसी भी देश पे मान लीजिए कि राजतंत्र का शासन चल रहा है, फिर उसके बाद कोई गणतंत्र, उसके मतलब विपरीत, मतलब उस पर शासन चल रहा है और वह जो है स्वतंत्र है, तो इस तरीके से यहाँ गणतंत्र हो जा रहा है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा हृदयहीन। हृदयहीन का हो जाता है सहृदय, ये आंसर हो जाएगा। फिर कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जब जैसे दिया है वो देखिए, राजा शब्द का विपरीत अर्थक शब्द होगा, इसका मतलब भी विलोम ही हुआ, मतलब उसका उल्टा। बहुत बच्चे होते हैं जो कन्फ्यूज जाते हैं। तो देखिए राजा का रानी होगा, इसमें रानी दिया हुआ है ए, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, रानी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ तक अब विलोम शब्द भी हो गया। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो कि अगला टॉपिक हमारा तत्सम एवं तद्भव शब्द का है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से तत्सम और तद्भव दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस वीडियो में लगभग हम सभी जो है वो जितने भी टॉपिक आते हैं हिंदी के, उस सभी को जो है इसमें निचोड़ डाल दें, ताकि आपको ये पता रहे कि इस टॉपिक से आता है। और अगर आपको एक बार पढ़ भी चुके हैं तो इसको देख लेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों अब तत्सम और तद्भव में देखते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ अंतर तो है ही। तो तद्भव जो होता है वो जैसे कि हम जो एकदम आम भाषा में बात करते हैं उसको भी हम ले सकते हैं। तद्भव क्या होता है, उसका थोड़ा अच्छा सा रूप होता है। जैसे देखिए अग्नि का, ये तत्सम अग्नि है, इसका जो है वो तद्भव देखेंगे तो आग हो जाता है। आग तो हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं, वहाँ आग लग गई ये हो गया, लेकिन अग्नि जल्दी नहीं करते हैं। तो ये सब होता है तत्सम शब्द और तद्भव में। तो देख लीजिए अब आगे चलते हैं, इसका जो एक्सरसाइज देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी तद्भव शब्द देखिए, जैसे कागा का तत्सम रूप है, तो कागा का हो जाता है काक। उसके बाद हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम जो है वो त्वरित है, ये तत्सम त्वरित है, बाकी शब्द जो है वो तद्भव है। ही तद्भव शब्द का तत्सम रूप होगा, ये क्या हो जाता है हृदय, इसका तद्भव रूप।
तत्सम शब्द का तत्सम रूप होगा, तद्भव शब्द का ये तत्सम रूप है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? देशज की बात करें तो पाठशाला जो है वो देशज है। अगला हमारा क्वेश्चन है छत्र का तद्भव शब्द है छत्र। तो दोस्तों छत्र का जो है वो छाता हो जाता है, छत्र का जो है वो छाता हो जाता है, तो इसलिए हमारा आंसर ये हो गया। अब कुछ टॉपिक की हम और बात करते हैं जो कि दोस्तों लगभग बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिए होते हैं तो बच्चों जो है उसमें भ्रम खा जाते हैं। दिए रहेगा कि विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अभी कुछ विकल्प ऐसे दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उनमें जो है वो तत्सम शब्द का चयन करना होगा। जैसे देखिए ABCD ये दे दिए हैं 4 पहले में से, फिर उसके बाद देखिए दूसरा, ये तीसरा, इस प्रकार जैसे दिया रहेगा इनमें छटना होगा। तो देखिए ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, इसमें अंश हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं तो इसमें अच्छी हो जाएगा, आँख होगा नहीं भाई, हमें जो है वो तत्सम शब्द का चयन करना है ना। उसके बाद देखिए इसमें उलूक हो जाएगा, ऊट होगा नहीं, उष्ट उष्ट ऊट, तो इसमें उष्ट्र हो जाएगा। फिर देखिए इसमें कपाट हो जाएगा, किवाड़ होगा नहीं, किम्पट होगा कहीं, कवाड़ होगा नहीं, तो इसलिए जो है कपाट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 36 नंबर का हमारा कांचान हो जाएगा। ये देखिए कचन और काचन कंचन नहीं होगा। उसके बाद 37 नंबर देखते हैं तो 37 में केवट हो जाएगा। 38 में देखते हैं तो इसमें जो हमें मिलता है वो कृष्ण हो जाएगा, क्योंकि कान। इसका देखिए दोस्तों कर्तरी, आगे जो बढ़ता है इसका कर्तर, ये हो जाएगा। कतरी नहीं होगा, कैंची नहीं होगा, कर्तर नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए होते हैं दोस्तों, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि बहुत ही ये अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इन्हें आप जो है केवल इसमें तत्सम शब्द का चयन करना होता है। आप उसको समझे रहेंगे तो अच्छे से कर जाएंगे। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगले टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। दोस्तों अब हम बात करेंगे संधि की। अब हमारा टॉपिक आता है संधियाँ जो हैं। तो संधियों में देखा जाता है एक संधि विच्छेद आता है, एक संधि का नाम बताने के लिए आता है। जैसे देखिए दिया हुआ है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसमें हमें संधि विच्छेद पूछ रहा है। एक क्वेश्चन और उस टॉपिक का आता है जिसमें संधि का नाम पूछेगा, तो वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम देखते हैं संधि का विच्छेद। तो जैसा कि दिया हुआ है सूर्योदय, तो सूर्योदय का हो जाता है सूर्य धन उदय, तो ये बी हो जाएगा आंसर इसका। दोस्तों देख रहे हैं ना आपको अक्सर जो है क्वेश्चन में बी आंसर मिल रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो व्यर्थ का संधि विच्छेद होता है विधन अर्थ। विधन अर्थ मतलब व्यर्थ है। तो अब हम देखते हैं कि जो संधियों का जिसमें हमें नाम बताना होगा उस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों दिया हुआ है कि वेदर्शी में कौन सी संधि है। तो होता क्या है कि देखिए इसमें है तो दीर्घ स्वर संधि, लेकिन अब कैसे है दीर्घ स्वर संधि? नहीं दोस्तों दीर्घ स्वर संधि नहीं है, सॉरी, हाँ इसमें दोस्तों गुण स्वर संधि है। तो गुण स्वर संधि है, लेकिन कैसे है? तो हम क्या इसमें गुण स्वर संधि के जो है वो गुण मिल रहे हैं। मतलब क्या? क्योंकि दोस्तों गुण स्वर संधि में क्या होता है कि सजाती के बाद जो है वो सजाती इसमें जुड़ रहा है, इसलिए यह गुण स्वर संधि होगा। और वेदर्शी का होता है वेद धन ऋषि विच्छेद हो जाएगा इसका, तो इसलिए यह गुण स्वर संधि होगा दोस्तों, समझ लीजिए आप। उसके बाद दोस्तों है कि लघुर्मी में कौन सी संधि है। तो देखा जाएगा लघुर्मी में, तो लघुर्मी में जो है वो दीर्घ स्वर संधि है, इसमें 2 दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों। तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा होती है कि 2 सजाती अथवा सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तित होते हैं, ऐसी संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए जैसे अन्नाभाव होता है, इसमें अन्न प्लस अभाव होता है, इसी तरह ये लघुर्मी भी है। तो अब हमारा संधि भी हो गया। अब हम अगले टॉपिक के चलते हैं दोस्तों। तो अगला टॉपिक हमारा है दोस्तों वाक्यांश तथा उसके लिए एक शब्द, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप देख रहे हैं इस प्रकार कुछ है, जैसे जिसका आदि न हो अनादि है, जिसका अंत न हो अनंत है, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो वो अतिथि है। इसी प्रकार से मतलब अब आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं। देखिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ये हो जाएगा अद्वितीय। भाई अद्वितीय मतलब उसके समान कोई नहीं, दूसरा नहीं है उसके समान, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा अद्वितीय। फिर लिखते हैं कि अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है कि आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। तो ये होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा, अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है अपरिग्रह। जिसके पास कुछ भी न हो उसे कहेंगे। भाई जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे हम क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे। गरीब के पास तो कुछ है, विनीत दरिद्र भी जो है उसके पास है, लेकिन अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी न हो उसे कहेंगे अकिंचन।
उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसका ज्ञान मतलब जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे कहेंगे हम। तो भाई जब जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो तो उसे हम कहेंगे अगोचर। मतलब समझ रहे हैं आप, अगोचर नहीं, अगोचर, हाँ अगोचर ही होगा, क्योंकि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जब इंद्रियों द्वारा उसका ज्ञान ही नहीं हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, अगोचर कहेंगे भाई। इसके ये देखिए डी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, जिसे जीता न जा सके। जब जिसे जीता ही नहीं जा सकता वो अजेय है भाई। अजेय मतलब अजेय, जीता नहीं जा सकता, उससे अजेय है वो, इसलिए उसे हम कहेंगे अजेय। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो है वो है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ अगर हम देखें तो हमें मिलती है कहावत या लोकोक्तियाँ कहें, उसका जो है उसके समान अर्थ देना होता है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि अधजल गगरी छलक जाए, मतलब ओछा आदमी थोड़ा गुण होने पर अहंकारी हो जाता है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, मतलब कि थोड़ा ज्ञान होने पर, मतलब कोई भी व्यक्ति थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने पर जो है, एक थोड़ा गुण प्राप्त होने पर जो है वो अहंकार में आ जाता है। इस तरीके से होता है। जैसे देखिए ये दिया हुआ है, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ प्राप्त करना। मतलब आम के आम तो है ही, लेकिन गुठलियों के भी दाम। आम का तो उसने जो है वो खाया या कुछ किया, उसका भी तो सुन लिया, लेकिन गुठलियों का भी दाम ले रहा है, मतलब समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल पे हम चलते हैं, देखते हैं तो क्या है इसका एग्जाम्पल। तो अब देखते हैं कि यहाँ जो दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है कि दाल भात में मूसल चंद का सही अर्थ। दाल भात में मूसल चंद का सही अर्थ मतलब क्या है भाई, बेकार दखल देना। भाई दाल भात में मूसल चंद मतलब कि कोई भी काम हो रहा है तो इसमें आप जो है बेकार के दखल दे रहे हैं। जैसे दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, दाल और भात हो गया समझ लीजिए, आप उसमें जाकर टांग उड़ाने लगे, तो ये मतलब हो गया बेकार दखल देना। इस तरीके से जो है ये होता है। फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। मतलब तन पे उसके कुछ नहीं है लेकिन पान खाए अलबत्ता, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, झूठा दिखावा करना है नहीं कुछ पर, लेकिन फिर भी जो दिखावा कर रहा है कि हम यही करते हैं वो करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, मतलब झूठा दिखावा करना। ये बी हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या टॉपिक होगा, अब मुहावरे की बात करें। तो मुहावरे की बात करें दोस्तों, जैसे लिखा हुआ देखिए कि अंक भरना। अंक भरना मतलब आलिंगन करना। माता ने अपने पुत्र को अंक में भर लिया, मतलब क्या कर रहे हैं, गले में आलिंगन करना, ठीक है। उसी प्रकार देखिए कि अंग अंग खिलना, प्रसन्न हो जाना। विदेश प्रवास से घर आने पर रमेश का अंग अंग खिल उठा। ये उसके क्या है, प्रयोग हैं वाक्य के, लेकिन ये जो है ये मुहावरा है और उसका अर्थ ये हो रहा है, लेकिन ये उसका प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार से चलिए अब देख लेते हैं, ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब आप देख लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। अरे भाई लोहे के चने कोई थोड़ी चबाता है, लेकिन मुहावरा है तो इसका अर्थ तो होगा ही। तो उसी प्रकार से देखते हैं कि देखिए भूख लगना, कठिन संघर्ष में फंसना, युद्ध करना, चने भूनना, ये इसमें से कुछ तो होगा, लेकिन चने भूनना होगा नहीं। भूख लगना ये भी तो होगा नहीं। कठिन संघर्ष में फंसना और युद्ध करना, बचा दो, तो दो में हम देख लेते हैं कौन सा है। तो इसमें सी भी होगा नहीं क्योंकि युद्ध करना है। तो बी में देखते हैं कठिन संघर्ष में फंसना, हाँ ये लोहे के चने चबाने के बराबर है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, कठिन संघर्ष में फंसना। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ है। तो कान पर जू न रेंगना, देखिए माथे पे जू होना ये भी वही होगा। बात को अनसुना करना, बात को अनसुना करना। चलिए अच्छा इसको देखते हैं। फिर देखिए कान में कीड़े होना या बिल्कुल भी न सुनना, ये दिया हुआ है। भाई कान पर जू रेंगना, अगर कीड़े ही होते तो जू क्यों कहता। अब बिल्कुल भी नहीं सुनना मतलब वो बहरा है तो इसमें बहरा कहता, ये जू रेंगना क्यों कर रहे हैं। मतलब कि जू रेंगना जैसे जुआ आपके सर पर जब जो कहते हैं जू वो रेंगता है तो आप उसको ध्यान नहीं देते हैं, अनसुना कर देते हैं, होगा कोई ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा उसको खजला दिए उसके बाद वो है भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार से होगा, मतलब कोई बात आपसे कोई कह रहा है लेकिन आप उसे अनसुना कर रहे हैं, तो बात को अनसुना करना ये हो जाएगा। अगला हमारा है कान भरना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए बहकाना, बहकाना मतलब हम किसी को बहका दीजिए, मतलब आपका कान भर रहे हैं। अच्छा बहकावे माना इसका तो होगा नहीं, मतलब कान भरना कर रहा है ना, तो कान में क्या मतलब बहकाते हैं। अब बहक जाना ये भी नहीं होगा। कान में तेल डालना ये भी नहीं होगा। मतलब कान भरना मतलब ये थोड़ी क्यों है कि उसमें धूल भर दे माटी भर दे, ये सब नहीं होता दोस्तों। तो देखिए कान भरना मतलब बहकाना, किसी को आप कान भर रहे हैं इसका मतलब उसको आप बहका रहे हैं। तो ये पांचवा का आंसर हो गया।
अब हम बात करते हैं दोस्तों शुद्ध वर्तनी का या सही वर्तनी का, मतलब शुद्ध और असिद्ध जो है उसको देखना है। तो देखिए जैसे दिया हुआ है निम्न रूपों में से सही वर्तनी वाला शब्द है, तो सही वर्तनी वाला शब्द इसमें देखिए साहित्यकर होगा या साहित्यकार होगा, साहित्यकार। तो इसमें जो है देखिए कौन सा शुद्ध वर्तनी है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है ये साहित्यकार जो है ये शुद्ध है, लेकिन साहित्यकार ये सब कुछ शुद्ध नहीं है, ये सब अशुद्ध है। फिर उसमें देखिए इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध। तो देखिए अगर तो प्रादुर्भाव, 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 तो देखिए इसमें जो है प्रादुर्भाव जो है ये शुद्ध लग रहा है और यही आंसर भी होगा इसका, प्रादुर्भाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है सही वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। सही वर्तनी वाला विकल्प अप्लावित, आप्लावित, अपलवित, अपलवित। तो इसमें जो है वो आप्लावित मतलब बी, ये सही है, ये सही वर्तनी है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं पहले। तो इसमें हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो इसमें देखिए विलक्षण, विलोक्षण, विलक्षण, अविलक्षण, ये ए इसका सही है विलक्षण। तो इस प्रकार से ही हमारा शुद्ध मतलब शुद्ध वर्तनी भी हो गया। अब अगला देखते हैं। तो अब आता है अनेकार्थी शब्द, मतलब एक अर्थ शब्द कोई दिया हुआ है उसका जो है अनेक अर्थ निकालने हुए हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि अंक लिखा हुआ है, तो इसमें गिनती के अंक, गोद, भाग्य और चिन्ह, रूपक के 10 भेदों में से एक, नाटक का अध्याय, अंकोर, दोपहरी, रिश्वत, भेंट, गोद, कलेवा, ये इस प्रकार से होता है। तो अगला चलिए इसका भी हम देख लेते हैं एग्जाम। तो यहाँ अंक दिया हुआ है, अंक का हमें देखना है, तो अंक का हो जाएगा दैनंदिनी। तो चलिए ए हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अक्षर। तो अक्षर में क्या होता है, अक्षर का होता है अक्षत, अक्षत, तो ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अज। तो अज का होता है सन्यासी, अज का जो है अज का मतलब सन्यासी भी होता है, तो ये हो गया इस प्रकार से। तो हम अगला टॉपिक की बात। तो दोस्तों अगले टॉपिक में आपको जो है अपहृत गद्यांश मिलते हैं। उसमें आप जो कि आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको, जैसे कि जब कोई गद्यांश दे दिया गया है उसमें से आपको पढ़कर उस क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आप हमसे अगले वीडियो में मिलेंगे और ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट कीजिए दोस्तों, हम आपको समझाएंगे भी। दोस्तों टाइम नहीं था इसलिए जो है इसको शॉर्ट में बनाना पड़ा है, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।